Hello everyone. So in previous section, as we have already discussed about iron deficiency anemia as the most common type of anemia, and iron deficiency as the most common nutritional deficiency, and we have studied about that. Now let's move further on the next concept, and that is anemia of chronic disease. And now in this section we will study how this anemia of chronic disease can cause microcytic anemia. ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी हम बात करते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया की तो वो कुछ रीजंस की वजह से होता है, जिसमें से 4 रीजंस बताए थे. पहला रीज़न हमने पढ़ लिया आयरन डेफिशिएंसी. दूसरा और तीसरा हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है कि आयरन प्रेजेंट है पर बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पा रही है, और तीसरा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. तो ये 2 कंडीशंस अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. और रही बात थैलेसीमियास की, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उसको अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे. सो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, नाम से क्या पता लग रहा है कि क्रॉनिक डिजीज़ मतलब बहुत टाइम से कोई बीमारी है जिसकी वजह से एनीमिया हो गया. ठीक है, किसी को अगर बहुत टाइम से कोई बीमारी रहती है तो उसके बाद काफ़ी चांसेस रहते हैं कि शरीर में खून की कमी रहे. ठीक है, तो या फिर हम ऐसा कहें नॉट साइंटिफिकली, इन मेडिकल टर्म्स आरबीसी का मास डिक्रीज हो गया. सो अनदर थिंग विच इज़ टू बी नोटेड ओवर हेयर इज़ दैट एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ is the most common type of anemia in hospitalized patient. एंड अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, सो हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ये एनीमिया, ये टाइप ऑफ एनीमिया, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को बहुत टाइम से बीमारी है तभी हॉस्पिटल में पड़ा है एंड ये दिक्कत रहने के काफ़ी चांसेस रहते हैं. अब क्यों होती है काफ़ी टाइम, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ ज़्यादातर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से होता है. अगर किसी को बहुत टाइम से कोई परेशानी है, मतलब नॉट जस्ट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, मतलब वैसे किसी को बहुत टाइम से कोई बीमारी है, जैसे कि टीबी है किसी को, या किसी को हार्ट का इशू है ना, एंडोकार्डाइटिस है, किसी को कैंसर है, किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे ल्यूपस है, या किसी को हमारा रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को किसी स्पेसिफिक तरह की कोई परेशानी है, कोई सिंड्रोम है. तो अगर किसी को लाइक समवन हैज़ क्रॉनिक डिजीज़ तो रिस्क बढ़ जाता है एनीमिया का. अब इस केस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आयरन होता है, मैं बार बार एक टर्म यही वर्ड्स बोल रही हूँ कि आयरन प्रेजेंट है, आयरन की कमी नहीं है इसमें, मतलब आयरन है पर बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही है. कोई मतलब बीच में हमारे पास मॉन्स्टर है, यहाँ पे बैड बॉय बैठा है, यहाँ पे बड़े बड़े कान वाला है ना, कोई तो बैड बॉय है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये आयरन यूज़ नहीं हो पा रहा. हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे कि वो क्या है. सो बेसिकली आयरन इज़ प्रेजेंट इन दिस बॉडी बट बॉडी कैन नॉट यूज़ इट, एंड वी से कि देयर इज़, इसको हम क्या कहेंगे सिंपल अंग्रेज़ी भाषा में, देयर इज़ डिक्रीज्ड अवेलेबल आयरन. Iron is not available for the body, and this leads to microcytic anemia. I hope you get the point that iron is present in the body at the storage sites. स्टोरेज साइट्स में पूरा आयरन रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बार बार बीमारी जो लगी रहती है बंदे को, उसकी वजह से वो बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती. तो बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो हम पढ़ते हैं क्या है, जिसकी वजह से जो आयरन अवेलेबल होना चाहिए था बॉडी के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता. तो अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया. सो जब क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना, तो उसकी वजह से अब देखो बॉडी को क्या सिग्नल मिल रहा है. किसी को काफ़ी टाइम से कोई बीमारी है, टीबी है, सपोज करो, चलो कैंसर है, बहुत टाइम से है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड बैठा है ना, कि मतलब टू फाइट द इन्फेक्शंस.
ठीक है, किसी को बहुत टाइम से इन्फ्लामेशन है, उसके WBCs न्यूट्रोफिल सब बढ़ रखे हैं, तो उस केस में हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, बैठा थोड़ी रहेगा, इट विल बी ओवर एक्टिव, इम्यून सिस्टम हमारा ओवर एक्टिव हो जाएगा उस केस में। जैसे कोई बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाता है, ठीक है। तो बहुत टाइम से अगर इन्फ्लामेशन रहती है तो इम्यून सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। तो ज़्यादातर हम कहते हैं जैसे इन्फ्लामेशन वगैरह है या फिर कोई बीमारी है, जैसे कोई सिंड्रोम लग गया, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट सम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, या फिर किसी को कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, काफ़ी टाइम से है फॉर एग्जांपल, है ना, मतलब काफ़ी टाइम से कोई चीज़ है, बीमारी है, ज़्यादातर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, TB है, माइको प्लाज्मा सॉरी माइकोबैक्टीरियम की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट। सो बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से है ना, या कोई भी है, तो पता क्या होता है, बॉडी को है कि हमें को प्रोटेक्शन चाहिए, बॉडी क्या कहती है, मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन के चक्कर में बॉडी पता है क्या करती है, ताकि, और आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया को ना उसका न्यूट्रिशन आयरन से मिलता है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन का सोर्स है काफ़ी हद तक आयरन है। बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आयरन नेसेसरी होता है, तो बॉडी को पता है कि अगर मेरा आयरन, बॉडी के पास आयरन है, अब बॉडी को यहाँ पे स्टोर्ड साइट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा मैक्रोफेज है, इसमें आयरन हमारा सुरक्षित फेरेटिन के साथ बाइंडेड बैठा है, तो बॉडी सिग्नल भेजेगी कि भाई इसको बचाना है, ताकि बैक्टीरिया यहाँ पे जाके इसको ना खाए, क्योंकि अगर बैक्टीरिया इसको खाएगा तो आयरन तो कमी होएगी, पर बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इट कैन सर्वाइव मोर। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो हमने, क्योंकि आयरन को बचाना है, हमारे जो हमारा स्टोर्ड साइड पे है, तो उसको बचाने के लिए क्रॉनिक डिजीज़ में हमारा जो लीवर है ना, ये कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता है, और उस चीज़ का नाम है एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थ्योरी को पढ़ते हैं ऊपर से कि क्या कंसेप्ट है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। जैसे मैंने पीछे अभी, अब मैं जब एनीमिया बता रही थी, आई थिंक आई एक्सप्लेन दिस अ लॉट कि हाइपोक्रोमिक क्या हुआ, वो नाम से भी पता लग ही रहा है, पर चलो ठीक है, थोड़ा आपको शेप्स के बारे में पता लग जाए, है ना। वी विल सी इट ऑन माइक्रोस्कोप एज वेल, आई विल शो यू। सो दिखाई देते हैं ओवर हेयर। सो दिस इज़ अ लिम्फोसाइट, ये हमारा लिम्फोसाइट का साइज़ है, उतने ही साइज़ के हमारे नॉर्मल RBCs होंगे। देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाइपोक्रोमिक रीजन सा दिख रहा है ना, ये नॉर्मल है बिल्कुल, ये वाला तो परफेक्टली नॉर्मल है, दिस वन। सो लेट्स, है ना, तो क्या रहता है, ये हमारा नॉर्मल RBC है, वही रहने दो मार्क्ड, ओके। तो ये हमारा नॉर्मल RBC, ये भी नॉर्मल RBC है, ठीक है, ये सारे नॉर्मल RBC। यहाँ पे ये देखो, ये आपको ये चीज़ देखो, ये छोटे हैं, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, साइज़ में भी छोटा है, ये देखो छोटे छोटे से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका साइज़ और इसका साइज़ कंपेयर करो, ये इत्तू सा है और ये इत्तू है, ये इतना बड़ा है, देखो ये इतना बड़ा है, और ये देखो ये कहाँ इत्तू सा है, ये हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक कैसे है, ये देखो एजेस पे कलर है, सेंटर पे पेलर रीजन कितना ज़्यादा है। तो ये हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देख रखा था, ओके। अगर सारे ही RBC सेम साइज़ के होते ना, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कंडीशन जिसमें सारे RBC सेम साइज़ के होते, तो उस केस में हमारा RDW क्या होता, तो हमारे पास क्या रेंज थी, क्या कोई रेंज थी, नहीं थी साइज़ की रेंज, सारे सेम साइज़ के थे, तो RDW कम रहता है। और अगर अलग अलग साइज़ के हमें RBCs दिखेंगे तो हमारा जो RDW है वो बढ़ जाएगा, समझे। तो यहाँ पे हमें अलग देखो, कुछ बड़े दिख रहे हैं नॉर्मल, और कुछ हमें ऐसे छोटे छोटू से हाइपोक्रोमिक दिख रहे हैं। ये देखो ये हाइपोक्रोमिक है, ये बेचारा ढंग से आया नहीं है इसका स्टेन, ये देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये छोटे छोटे भी आ रहे हैं बीच में। तो मतलब एक वाइड वैरायटी सी मिल गई,
तो इसकी वजह से जो हमारा RDW है ना वो बढ़ जाता है। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में था। चलो उसको छोड़ो। मेन चीज़ क्या मैं बताने लगी थी कि क्रॉनिक डिजीज़ में हमारे पास जो लीवर है वो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेप्साइडिन। तो हेप्साइडिन कहाँ से सिक्रीट होता है? लीवर से। मैंने ऐसे याद रखा है कि हम जब भी हेपेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो वो इट इज़ रिलेटेड समवेयर टू लीवर, राइट। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि हेप्साइडिन भी लीवर से प्रोड्यूस होता है एंड इट इज़ अ एक्यूट फेज रिएक्टेंट, ये हमें पता है। ओके अब इसका काम क्या है? हमने क्या कहा कि बैक्टीरिया हमारे आयरन को ना खा जाए, इसलिए हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आयरन को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि बैक्टीरिया इसको ना खा जाए, और अपना ना आयरन की कमी भी हो जाएगी अगर खा जाएगा, तो अपना भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो हम जिसको हम कह रहे थे ना कि बैड बॉय है, वो एक्चुअली गुड बॉय है। वो ऑब्स्ट्रक्शन बन के आयरन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इट इज़ लाइक इफ़ यू हैव सीन हैरी पॉटर, इट इज़ लाइक सिवरस स्नेप। इट इज़ प्रोटेक्टिंग आवर आयरन, इट इज़ प्रोटेक्टिंग आवर हैरी पॉटर विदाउट बीइंग गुड। मतलब वो दिखा नहीं रहा पर वो अच्छा काम कर रहा है। ओके, सो ओवर हेयर व्हाट हैपन्स इज जो हमारा लीवर है वो इसको प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है कि ये सबसे पहले तो एरिथ्रोपोइटिन को कम कर देगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रख लेना। सबसे पहले तो ये एरिथ्रोपोइटिन को कम कर देगा, ठीक है। किडनीज प्रोड्यूस करती हैं एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। हमारा आरबीसी बनेगा तो कहाँ से बनेगा? इसी से बनता है। मेजर यही चीज़ है, पहले प्रोड्यूस होएगी। तो यही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे परेशानी रहेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा जो आयरन है, मैंने क्या कहा कि स्टोरेज साइड पे पूरा पूरा बैठा है भाई, कमी नहीं है इस शरीर में आयरन की। आयरन स्टोरेज साइड पे प्रॉपरली है, पर हमने उसको बचाना है, तो हमने उसको बाहर नहीं आने देना। तो लीवर और मैक्रोफेजेस में क्या सिग्नल जाएगा कि इसको प्रोटेक्शन करना है, तो इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो यहाँ से ये बाहर नहीं जाएंगे। मतलब स्टोरेज साइड पे आयरन है, बट इट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम द मैक्रोफेजेस टू एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स वुड बी इनहिबिटेड। वो नहीं होएगी क्योंकि हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली क्या कहेंगे हम इसको, ट्रांसफ़र ऑफ आयरन फ्रॉम मैक्रोफेजेस वुड बी डिक्रीज्ड या लिमिटेड, ठीक है। और आपको पता है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाता है ना, तो इसीलिए एक हमारे पास जब हम आगे ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट में एरिथ्रोपोइटिन दिया जाता है इसकी क्रोनिक एनीमिया। जब क्रोनिक डिजीज़ की जैसे एनीमिया होता है तो इस केस में वी गिव एरिथ्रोपोइटिन एज अ ट्रीटमेंट, ताकि ये जो कमियाँ ये पूरी हो जाए। ओके, तो चलो वो तो बात की बातें पढ़ेंगे अभी। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर इज़ कि आयरन ट्रांसफ़र नहीं होएगा मैक्रोफेजेस से, पर मैक्रोफेजेस में है, मतलब फेरेटिन के साथ बाइंडेड है मैक्रोफेजेस में। तो इसका मतलब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास आयरन है, अवेलेबल आयरन, वी विल से अवेलेबल आयरन, वो क्या होगा, कम। अवेलेबल आयरन कम होगा तो हीम भी कम होगा, हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे बहुत जल्दी से हम पढ़ लेते हैं कि लैब फाइंडिंग्स क्या रहेंगे। बहुत इजी है। क्या रहेंगे भाई लैब फाइंडिंग्स? अभी मैंने बताया कि स्टोरेज साइट्स पे हमारा आयरन पूरा पूरा है, तो इसका मतलब फेरेटिन ज़्यादा होगा। और मैंने कहा था आपको, जब भी फेरेटिन ज़्यादा होगा तो याद रखना कि TIBC कम होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल क्या हमारी बॉडी में आयरन पहुंच पा रहा है? ओवरऑल तो डेफिशिएंसी है ना, तो सीरम आयरन कम रहेगा, परसेंटेज सैचुरेशन भी कम रहेगी। और आयरन के कमी की वजह से क्या प्रोटोपोरफायरिन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नो। सो फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन विल बी हाई, ठीक है। सो यही हमारी कुछ
लैब फाइंडिंग से, और मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछली वीडियोज़ में कि ये क्यों रहता है, ये क्यों रहता है। नहीं समझ आया तो उसका वो वाला पार्ट देख लो कि फेरिटिन ज़्यादा क्यों रहेगा भाई। अभी बात करें स्टोरेज साइड पे तो पूरा पूरा है, लेकिन क्योंकि वो बाहर नहीं पहुंच पा रहे, इसकी ये कम हो जाएगी, बाकी सब चीज़ें कम रहेगी। ठीक है, इजी इजी पीजी। ये प्रोटोफॉरफेरिन क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि भाई आयरन पे फ़र्क पड़ रहा है, आयरन कम हो रहा है, तो इसमें प्रोटोफॉरफेरिन का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो अपना मस्त चिल बैठा है ना, तो वो तो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या रहता है कि पहले तो जो बीमारी है उसको सही करो। ठीक है, क्योंकि वो बीमारी सही नहीं है, तो जो भी बीमारी है उसकी अगर कोई एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, है ना, या कुछ भी आपकी जो भी ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपीज चल रही हैं, या कुछ भी आपका जो चल रहा है उसको ठीक करो। ठीक है, सो फर्स्ट सबसे पहले हम ट्रीटमेंट की क्या बात करेंगे, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, ट्रीट द अंडरलाइंग cause of the chronic disease. Okay, second thing we give erythropoietin, exogenous, बाहर से एरिथ्रोपोएटिन दिया जाता है बॉडी में। ठीक है, एक्सोजीनस एरिथ्रोपोएटिन इज यूजफुल इन सबसेट ऑफ पेशेंट्स, स्पेशली दोज विद कैंसर, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स में ये काफ़ी हेल्प करता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हमारा क्रॉनिक डिजीज़ का, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, बहुत छोटा सा टॉपिक था। मेन चीज़ तो यही है, टेस्ट याद होगी ना, लैब फाइंडिंग्स, ट्रीटमेंट, बस फटाफट जैसे ही हमारे पास केस आएगा ना, आप उसमें ये चीज़ देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा भाई ये क्या चीज़ है, क्या बीमारी है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया। बहुत ईजी है ये भी, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों हम कंसेप्ट्स एक वीडियो में पढ़ेंगे, और ये इजी कंसेप्ट्स हैं, इजी पीजी है। अगर आपको पता क्या होता है, मेजरली आप इंट्रो पे फोकस करो। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा, पहली बार जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे पहले पढ़ते हैं हम, तो उसमें कुछ फाइंडिंग्स रहती हैं जो हमें नहीं समझ आती, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे कि हाँ कैसे फेरिटिन अगर ज़्यादा है तो टीआईबीसी कम रहेगा, या टीआईबीसी कम है तो मतलब कैसे दिक्कत रहती है इसकी, है ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, रिलेटेड क्या सिंड्रोम्स रहते हैं, है ना, क्या क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं एनीमिया में, स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी। तो हमें नहीं पता, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया होता कोएलोनाइचिया क्या होता है वो, भाई कुछ पता ही नहीं लगता हमें। हाँ, स्पून शेप नेल्स होते हैं, मैंने समझाया तो पता लगा। तो जब हम इसको धीरे धीरे ऐसे करके पढ़ते तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, पर फिर जब हमें वो टर्म्स फेमिलियर हो जाती हैं, देन इट्स सो ईजी दैट वी कैन जस्ट गेट द पॉइंट्स वेरी ईजी देन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ रिवीजन की ज़रूरत है। बस इतना याद रख लो कि हॉस्पिटल पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन रहता है, कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। बैक्टीरिया क्या कर सकता है, आयरन को अपटेक करके अपना न्यूट्रिशन का सोर्स बना लेता है, अपना सर्वाइवल बढ़ा लेता है, लेकिन बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, हेप्साइडिन। हेप्साइडिन क्या करता है, एरिथ्रोपोएटिन कम करता है, और उसका ट्रांसफ़र जो होता है आयरन का स्टोरेज साइट से वो कम कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, अवेलेबल आयरन कम होता है, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। तो इस केस में ट्रीटमेंट में या तो हम इसको बीमारी को ठीक करते हैं या एरिथ्रोपोएटिन देते हैं एक्सोजीनसली। लैब फाइंडिंग्स वही थी, बस जो ये चीज़ है ये चेंज हो जाएंगी। बाकी जो हमारी आयरन डेफिशिएंसी की लैब फाइंडिंग्स थी वो सेम रहेंगी, बस फेरिटिन ज़्यादा रहेगा और टीआईबीसी कम हो जाएगा, क्योंकि स्टोरेज साइट्स पे आयरन ज़्यादा है पर बाहर कम है ना, उसको हमने लेके आना है। उसकी कैपेसिटी कम क्यों है, क्योंकि हमने उसको बाहर लेके ही नहीं आना भाई, हमने तो प्रोटेक्शन करनी है ना बैक्टीरिया से, तो ये दिक्कत रहती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, है ना। अब आप कहोगे कि मैडम चलो टीबी में है, एंडोकार्डिटिस में, कैंसर में कौन सा बैक्टीरिया आ गया भाई, चलो उसमें तो वायरस रहता है। हाँ, कैंसर में क्या हो गया, सपोज़ किसी को यूवी एक्सपोजर की वजह से कैंसर हुआ है, तो उसमें कौन से मतलब बैक्टीरिया इन्वॉल्वमेंट रहेगा। पर क्या रहता है ना, बहुत टाइम से अगर किसी को बीमारी रहती है तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का वो बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, क्रॉनिकली बॉडी इन्फ्लेम्ड रहती है ना, तो इम्यून सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है। तो इम्यून सिस्टम इज़ लाइक, उसको हमेशा लगता है कि भाई कोई बैक्टीरिया आ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बीमार है, शरीर वीक है ना, दवाइयाँ खा रहा है शरीर, तो ऐसा होता है। सो दिस वॉज द ट्रीटमेंट, बहुत ईजी है भाई। पहले तो जो बीमारी है उसको ठीक कर लो, और दूसरा एरिथ्रोपोएटिन कम हो रहा था तो एरिथ्रोपोएटिन को बढ़ाने के लिए उसको एक्सोजीनियसली दिया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और सही रहता है कैंसर पेशेंट्स में। सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं।
ओके, सो बात करें अगर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि होता क्यों है। इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया था कि इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस। अब इसका क्या मतलब है कि हीम इज़ हीम इज़ बेसिकली, दोबारा लिखते हैं, सॉरी, हीमोग्लोबिन इज़ बेसिकली हीम प्लस ग्लोबिन चेन एंड हीम इज़ आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन रिंग। ठीक है, आयरन की दो तरह की, या तो आयरन ही कम है, दूसरा आयरन है लेकिन स्टोरेज साइट्स पे है पर अवेलेबल नहीं है बॉडी के लिए। सो अवेलेबल आयरन इज डिक्रीज्ड एंड दिस इज़ ओवरऑल आयरन डिफिशियंसी। ये तो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या रीज़न रहता है हीम की कमी का? प्रोटोपोरफायरिन रिंग खराब है जब। सो दिस इज़ बेसिकली एनीमिया विच इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस। प्रोटोपोरफायरिन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारा प्रोटोपोरफायरिन कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हीम कम रहेगा। हीम कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया होगा। और यहाँ पे स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोसिटिक एनीमिया की। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी वैसे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं प्रोटोपोरफायरिन की। हम कमी की बात कर रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रोटोपोरफायरिन बनता कैसे है। ठीक है, ये थोड़ी बायोकेमिस्ट्री आ गई यहाँ पे। तो द प्रोसेस बिगिंस विद सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, and we are familiar with this thing, what this compound is basically. So this succinyl coenzyme A is converted into aminolevulinic acid, and we call it as AL. Yeah, so we call it as ALA. So succinyl coenzyme A is converted into aminolevulinic acid and we call it as ALA. तो इस प्रोसेस में एक एंजाइम आता है जो ये कन्वर्जन करवाता है, एंड द एंजाइम नेम इज़ अमाइनोलेव्युलिनिक एसिड सिंथेटेज या सिंथेज, जिसको हम कहते हैं ALAS। ठीक है, इट्स लाइक अमाइनोलेव्युलिनिक एसिड ALA, और इसको बनाने वाला सिंथेज क्या हुआ? एंजाइम। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक कोफैक्टर भी आता है, और उस कोफैक्टर का नाम है, व्हाट हैपेंड, सॉरी, ओके, सो कोफैक्टर का नाम है विटामिन B6। और ये क्या काम कर रहा है? ये हमारा कोफैक्टर का काम कर रहा है, और ये हमारा एंजाइम है जो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को मीडिएट कर रहा है। ओके, इसके बाद हमारा अगला जो एंजाइम है उसका नाम है ALAD, अमाइनोलेव्युलिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेस। क्या है? डीहाइड्रोजिनेस। अब वो क्या करेगा? वो इस ALA को, अमाइनोलेव्युलिनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा किस में? पॉर्फोबिलिनोजन में। ठीक है, पॉर्फोबिलिनोजन में। और पॉर्फोबिलिनोजन से आगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और एट द एंड मतलब ये पूरी रिएक्शन 9-10 स्टेप्स की होती है, अराउंड 8-9-10 स्टेप्स की होती है। सो हम मेजरली यही पॉइंट्स याद रखते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का, कि वो ALA में कन्वर्ट होता है, कौन सा एंजाइम है, कोफैक्टर क्या है, फिर वो पॉर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, कौन सा एंजाइम है, डीहाइड्रोजनेज है, और फिर एट द एंड जाके हम मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोटोपोरफायरिन बनता है हमारे पास। अब ये जो रिएक्शंस है ना, ये होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ तक? यहाँ तक। ये सारी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है,
उसके बाद जब ये प्रोटोपॉर्फेरिन बनता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। सो व्हाट हैपन्स इज प्रोटोपॉर्फेरिन यहाँ पे बनता है। प्रोटोपॉर्फेरिन जब बन जाता है ना, फिर हमारे पास जो स्टोरेज साइट है, दीज आर मैक्रोफेजेस, जहाँ पे आयरन बाउंडेड है, किसके साथ, फेरेटिन के साथ। तो यहाँ से आयरन जो है ना, आयरन को यहाँ पे लाया जाता है कुछ इस प्रकार से, और ये आयरन को स्टोरेज साइट से माइटोकॉन्ड्रिया तक लाने का काम कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एंजाइम का नाम पूछा जाता है फेरोचिलाटेज। Some call it as ferrochelatase, ferrochelatase, whatever you call, I call it ferrochelatase, because sometimes there is problem in communication due to pronunciation difference, so we should not have any kind of misconceptions over here. So जब प्रोटोपॉर्फेरिन के साथ ये आयरन जो कि फेरोचिलाटेज लेके आता है, जब ये कंबाइन करता है, देन इट फॉर्म्स हीम. And this process is very important to mention over here, that it occurs in mitochondria and specifically in the erythroblast. ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है? एरिथ्रोब्लास्ट सेल है. एरिथ्रोब्लास्ट क्या है? दे आर एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स. ठीक है. सो टू फॉर्म प्रोटोपॉर्फेरिन वी हैव अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, बिगिंस विद सक्सिनाइल कोएंजाइम. इसको याद करते हैं, रिवाइज करोगे तो पढ़ के याद हो जाएगा, सुन के याद हो जाएगा. सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा ALA में. कौन करवाएगा? ALAS और कोफैक्टर B6. ठीक है. और विटामिन B6. ठीक है. उसके बाद ALADD हाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा जो कन्वर्ट करेगा पॉर्फोबिलिनोजन में. पॉर्फोबिलिनोजन के बाद रिएक्शंस होंगी और क्या बनेगा? प्रोटोपॉर्फेरिन. फिर आयरन को फेरोचिलाटेज लेके आता है स्टोरेज साइट से, और यहाँ पे बाइंडिंग होती है, और फिर क्या बनता है? हमारा हीम. ऊपर की रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होती है, और जो मेजर ये रिएक्शन है, जो प्रोटोपॉर्फेरिन जब आयरन से कंबाइन करता है और हीम बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, और वो ये है कि जो ये स्टेप होता है ना, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में ALA में कन्वर्ट होता है, दिस स्टेप इज नोन एज some good color. Okay, this step is known as rate limiting step. It is our rate limiting step. When succinyl coenzyme A converts to amino levulinic acid by ALAS and the cofactor vitamin B6, then this step is basically the rate limiting step of this reaction. I think आपको यहाँ तक समझ आ चुका है. ठीक है. तो दूसरा कंसेप्ट क्या है कि इस एनीमिया को हम सिड्रोब्लास्टिक कहते क्यों हैं? ठीक है. मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन नहीं किया नोट्स में, और वो ये था, मैंने बोल दिया पर लिखा नहीं, कि ये सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है? एरिथ्रोब्लास्ट्स में हो रही है. एरिथ्रोब्लास्ट्स आर एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स. ओके. ठीक है. किसके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है? एरिथ्रोब्लास्ट्स के. अब देखो, हम बात कर रहे हैं प्रोटोपॉर्फेरिन डेफिशिएंट है, किसी रीजंस की वजह से ये रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से थी कि प्रोटोपॉर्फेरिन नहीं बन पाया. तो अब क्या होगा? प्रोटोपॉर्फेरिन इज नॉट फॉर्म्ड. ऊपर की जो भी रिएक्शंस थी, ठीक है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया हमारा. ठीक है. प्रोटोपॉर्फेरिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो फेरोचिलाटेज है ना, उसको अलग ही चुल्ला है भाई. वो जाएगा, ये हमारा स्टोरेज साइड में आयरन पड़ा है आराम से फेरेटिन के साथ. ठीक है. मैक्रोफेज में ये भाई साहब जाएंगे,
और ये यहाँ से आयरन को उठा के यहाँ पे ले आ देंगे। अब बेचारे यहाँ पे आयरन क्या करें, आयरन का क्या काम है बेचारे अपने सैया जी के साथ, अपने प्रोटोपॉरफायरिन के साथ बाइंड करके अपना कंपाउंड बनाने का, अपना प्रोडक्ट बनाने का, जो कि हीम है। पर यहाँ पे तो प्रोटोपॉरफायरिन है ही नहीं, क्योंकि प्रोटोपॉरफायरिन डेफिशिएंट है। यही तो एनीमिया पढ़ रहे थे हम, जिसमें प्रोटोपॉरफायरिन डेफिशिएंट है। तो ये एनीमिया कैसे कॉज करेगा? बहुत ही खतरनाक सी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं अब, जो अभी तक हमने पढ़ी है, जिसमें कुछ ये बड़ा है वो कम था, ये बड़ा है वो कम, बिल्कुल ऑपोजिट है उससे। ठीक है, ध्यान से सुनना। फेरोचिलाटेज आयरन को लेके आएगा। अब आयरन यहाँ पे क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस एक ही आयरन नहीं आता है, ये सब्सिक्वेंटली स्टेप्स चलते रहते हैं। आयरन आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। मैंने इसको एफ करके लिख रही हूँ, हर जगह आयरन आयरन आयरन। तो बेसिकली फेरोचिलाटेज एंजाइम जो है आयरन को लाके माइटोकॉन्ड्रिया में रखता है। यहाँ पे जो हमारा प्रोटोपॉरफायरिन है, जैसे जैसे बाइंड करेगा हीम बनाएगा, बाइंड करता है हीम बनाता है, बाइंड करता है हीम बनाता है। पर अभी क्या हो रहा है कि प्रोटोपॉरफायरिन है नहीं, तो ये एंजाइम क्या करेगा? आयरन को लाके यहाँ पे इकट्ठा करता रहेगा। तो धीरे धीरे एक स्टेज बन जाती है जब आयरन बहुत इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइक इमेज फॉर्म में बनाना चाहूँगी, क्योंकि अच्छे से याद रहता है, राइट? अगर हम मेमोराइज हो जाता है जो चीज़ है, कंसेप्ट है, अच्छे से अगर हम उसको थोड़ा इमेज की फॉर्म में देखें। ठीक है, ये बोन है, बहुत बुरी बनाई है, पर इट्स ओके। ओके, और ये बोन के अंदर हमारी बहुत ही बुरी बनाई मैंने, माय गॉड। कौन कहेगा कि मैंने पेंटिंग भी ले रखी थी किसी ज़माने में। ओके, दीज आर आर एरिथ्रोब्लास्ट्स। सुंदर से बना देते हैं भाई, ताकि चीज़ दिमाग में बैठ जाए। सो दिस इज़ अ बोन एंड दिस इज़ आर एरिथ्रोब्लास्ट। सो व्हाट हैपन्स इज, सेंटर में क्या है इसके? न्यूक्लियस। और हमें पता है कि इसके अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत बुरा बनाया है, बट इट्स ओके। कुछ इस तरह की शेप होती है ना। ओके, जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर आर, इसकी अंदर डबल लेयर्ड है। अभी जस्ट एक रफ व्यू बनाया है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हमारा कौन सा? एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोइड प्रिकर्सर है। और ये हमारी क्या है? बोन मैरो। अब यहाँ पे बोन मैरो के अंदर हमारा जो यहाँ पे हमारे पास एक मैक्रोफेज है। फॉर एग्जांपल ये एक मैक्रोफेज लगा लो। बहुत बुरा बनाया है अभी, क्या होगा तेरा? ओके, दिस इज़ अ मैक्रोफेज, बोन मैरो मैक्रोफेज, जिसके अंदर ये हमारा आयरन पड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम आता है फेरोचिलाटेस, जो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। इस एंजाइम का क्या नाम है? फेरोचिलाटेस। सच अ ब्यूटीफुल ड्राइंग। सो आयरन यहाँ से भाई साहब फेरोचिलाटेस इसको अंदर ले जाएगा इधर, और बहुत सारे वो आयरन ला के इकट्ठा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। सब माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा करता रहेगा, करता रहेगा। पर क्योंकि प्रोटोपॉरफायरिन नहीं है, तो ये आयरन तो इकट्ठा हो जाएंगे, आयरन यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे, पर हीम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रोटोपॉरफायरिन नहीं है। So when protoporphyrin is synthesized inside the mitochondria of erythroblasts, what happens is iron is transferred from the bone marrow macrophages to the mitochondria by the enzyme ferrochelatase. So as they should combine with protoporphyrin to form the heme. But if protoporphyrin is deficient, it's not present, then iron remains
ट्रैप्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आयरन के साथ क्या हुई, बदसलूकी हुई। आयरन इज ट्रैप्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। आयरन ओवर हियर इज trapped inside mitochondria. And what happens? Iron will continue to move inside the mitochondria. आयरन तो आता रहेगा इस एंजाइम के थ्रू, आयरन तो आता रहेगा भाई. So iron will continue to move inside the mitochondria and will get trapped inside. And as no protoporphyrin is present, so there would be no formation of heme. Instead, this trapped iron will form a ring-like structure around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड एक ये देखो रिंग बन गई ना. सो दिस इज कॉल्ड रिंग्ड सिड्रोब्लास्टिक फॉर्मेशन. ये क्या बन गया हमारे पास, देखो कितना मतलब मस्त कंसेप्ट समझ आया. इट इज़ कॉल्ड, जब पढ़ाते हैं ना हम कुछ तो एक खुद को सेटिस्फेक्शन हो जाती है, भाई ये चीज़ तो पक्का समझ आ ही गई होगी, जिसने सुनी है उसे समझ आ गई होगी, तो वो एक सेटिस्फेक्शन आ गई, भाई हाँ भाई समझ आ गया होगा. दिस इज कॉल्ड रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट्स. रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट. सो रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट यहाँ पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. और ये बहुत ही क्लासिक सी पिक्चर बनती है जो हमें यहाँ पे देखनी. ये देखो, ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे ये देखो, ये जो ब्लू 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 कलर का है ना, ये जो स्टेन है वो पर्शियन ब्लू स्टेन ले रखा है ना, प्रुशियन ब्लू या पर्शियन ब्लू स्टेन ले रखा है, और ये आयरन को ब्लू कलर से मार्क करता है. तो ये देखो जहाँ पे भी ये देखो ब्लू कलर, कितनी सुंदर सी रिंग दिख रही है ना ये, तो ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है बेसिकली. सिड्रोब्लास्ट वी कॉल इट एज रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट. ओके, सो दिस ब्लू कलर्ड ring is of iron which is called ringed sideroblast. Where is iron located? It is inside the mitochondria. Okay, we know this thing. Concept clear? Crystal clear? ये देखो कितनी सुंदर रिंग है ना, पर ये बहुत सुंदर दिखने में ही है, बस परेशानियाँ बहुत करती है. ओके, सो वी विल फॉर्म रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट. आई होप यू गेट द कंसेप्ट. अब हम बात करते हैं कि क्या परेशानी रहती है भाई कि प्रोटोपोरफायरिन डेफिशिएंट है. हमने कहा मैंने भी जब बता रही थी तो मैंने ये चीज़ कही थी कि किसी ना किसी वजह से प्रोटोपोरफायरिन क्या पता डेफिशिएंट है. अब वो किसी ना किसी रीज़न जो मैंने कहा वो कौन सा हो सकता है. जस्ट अ मिनट, लेट्स मेक स्पेस. नहीं हुआ, ये गलत बन गया भाई. ओके, ओके. सो वो क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि हमारा प्रोटोपोरफायरिन डेफिशिएंट है. व्हाट कुड बी द रीज़न्स? इट कुड बी कंजेनिटल डिजीज़ या कॉन्जेनाइटल कहते हैं कुछ, नहीं नॉट जेनाइटल, सॉरी, कुछ कॉन्जेनिटल कहते हैं, कुछ एक अलग से प्रोनाउंसिएशन भी रहती है इसकी. वॉट एवर आई कॉल इट कंजेनिटल. सो कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ, और एक होती है एक्वायर्ड. तो जन्म से भी हो सकती है भाई, और थ्रू आउट योर लाइफ यू कैन एक्वायर इट. सो अगर हम बात करें जो जन्म से रहती है, बाय बर्थ है, वो सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है कि जो ALAS है ना, इसकी डेफिशिएंसी होती है बाय बर्थ से. मतलब जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप था, पहला स्टेप ही नहीं बनेगा तो क्या आगे रिएक्शन खाक चलेगी, कुछ नहीं होएगा, है ना. यूनिवर्सिटी जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है, घर से ही नहीं निकलोगे, घर से निकलना तो छोड़ो, सुबह उठोगे ही नहीं तो क्या यूनिवर्सिटी जा पाओगे, कुछ नहीं जा पाओगे. सो पहला स्टेप ही नहीं होएगा तो क्या प्रोटोपोरफायरिन बनेगा, कुछ नहीं बनेगा. सो दिस एंजाइम विच वॉज
involved in the rate limiting step, very first step of the reaction, it's deficient by birth, will cause congenital, whatever the pronunciation is. I'm so stuck with this thing. Okay, so by birth defect is जिसमें एलास नहीं बन रहा है, ठीक है. और अगर हम बात करें एक्वायर्ड की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई. कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन डिस्ट्रॉय हो जाता है थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम. कोई बंदा अल्कोहल बहुत पीता है, शराबी. आई जस्ट हेट द पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल, who smoke. I just don't like such kind of behavior. Although it's not necessary that someone who drinks or who smokes is a bad person, but still the habit of drinking and smoking is not good. Okay, so alcohol क्यों ख़राब है? अल्कोहल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पॉइजन है. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पॉइजन है. तो अगर तुम अल्कोहल ले रहे हो तो इफ़ेक्ट पड़ेगा भाई प्रोटोपोरफायरिन पे. लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग क्या करता है? 2 बहुत ही ज़रूरी एंजाइम्स को इनहिबिट करता है. अब पहला वाला तो हमने, देखो ऐसे याद रख लिया करो चीज़ों को, पहला वाला हमने पढ़ लिया, ये कंजेनिटल है. तो क्या रह गया? ये और यहाँ पे ये 2 मेन एंजाइम रह गए. बस इन दोनों को लेड पॉइजनिंग ख़राब करती है. ALAD एंड फेरोचिलाटेस, ठीक है. ये इन दोनों को इनहिबिट करती है. देयर इज़ नेगेटिव इंप्रेशन ओवर हियर, नेगेटिव फीडबैक. टू द एंजाइम्स अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंड फेरोचिलाटेस. अगला रहता है बहुत ज़रूरी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी. वैसे हम विटामिन B6 डेफिशिएंसी और क्या कहते हैं उसको, B12 डेफिशिएंसी है ना, वो सब आगे भी पढ़ेंगे. पर यहाँ पे क्या है, विटामिन B6 डेफिशिएंसी क्यों ज़रूरी है? विटामिन B6 क्यों ज़रूरी है भाई? को फैक्टर था भाई वो रेट लिमिटिंग स्टेप में. तो अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या ये बनेगा? नहीं. वही चीज़ है, पहला स्टेप ही नहीं हुआ तो कैसे क्या होगा? अलास कंजेनिटली नहीं प्रेजेंट होता कई बार. ये एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड में याद हो गया? ऑफ कोर्स हो जाना चाहिए. सो विटामिन B6 इज़ रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर फॉर द रेट लिमिटिंग स्टेप, फॉर द रेट लिमिटिंग एंजाइम which was ALAS, amino levulinic acid synthase, ठीक है. एंड क्या वजह रहती है विटामिन B6 डेफिशिएंसी की? ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, विटामिन B6, क्योंकि हमें को फैक्टर की तरह चाहिए इन रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है. और हमारा विटामिन B6 deficiency very commonly seen in patients with TB. क्योंकि जो TB के पेशेंट्स हैं ना, उनको एक राइप थेरेपी दी जाती है. इफ़ यू नो, फार्मा में पढ़ रखा है, एक राइप थेरेपी होती है. रिफाम्पिसिन और बाकी की ड्रग्स, जिसमें से एक ड्रग रहती है आइसोनायाजिड. और ये जो आइसोनायाजिड है ना, ये विटामिन B6 डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, काफ़ी प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल रहता है. ओके, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए. कुछ था ही नहीं इसमें, एक बस कहानी सुननी थी हमने, और वो कहानी थी इसकी. बताऊं दोबारा, फटाफट से रिवाइज करते हैं. कैसे सक्सिनाइल को एंजाइम आएगा, ALA में कन्वर्ट होगा, ALAS और B6 स्टेप को मीडिएट कराते हैं, उससे बनता है पोर्फोबिलिनोजन. ALAD करता है ये स्टेप पे काम, फिर बनेगा प्रोटोपोरफायरिन,
कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रिएक्शंस कहाँ हो रही है, एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। ये होता है साइटोप्लाज्म में। फिर फेरोचिलाटेज आयरन लेके आएगा और हीम बनेगा, ठीक है। पर अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो आयरन इकट्ठा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और ये एक रिंग बना लेता है जिसे हम कहते हैं सिड्रोब्लास्टिक रिंग, जिसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से ही सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया फॉर्म होता है। ओके, अभी प्रोटोपॉर्फिरिन क्यों नहीं है? या तो बाय बर्थ नहीं है, बाय बर्थ कब नहीं होगा, जब ये बाय बर्थ नहीं प्रेजेंट है। दूसरा, एक्वायर्ड, एल्कोहल पी रहे हो तुम बहुत ज़्यादा, क्रॉनिक एल्कोहल ड्रिंकर, लॉन्ग टाइम एल्कोहल अब्यूज़ से माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पॉइजन है एल्कोहल, बॉडी के लिए ही पॉइजन है एल्कोहल वैसे तो, पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द एरिथ्रोब्लास्ट, फॉर देम एल्कोहल एक्ट एज अ पॉइजन। सेकेंड थिंग, लेड पॉइजनिंग, उसकी वजह से हमारे फेरोचिलाटेज और अमाइनो लेवुलिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेस, दो बहुत ही खास एंजाइम्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तीसरा रीज़न था विटामिन B6 डेफिशिएंसी, कोफैक्टर ही नहीं होएगा तो कैसे काम चलेगा। ये भी एक्वायर्ड है, ज़्यादातर टीबी के पेशेंट्स में देखी जाती है कि आइसोनायाजेड जो है, जो कि हमारा राइट थेरेपी का एक राइट थेरेपी जो हमें दी जाती है पेशेंट्स को, टीबी के पेशेंट्स को स्पेसिफिकली टू से, तो उसमें एक ये ड्रग होती है आइसोनायाजेड जो कि इसको इनहिबिट करती है। समझ आ गया। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ आइसोनायाजेड इज इट लीड्स टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी। तो इन रीजंस की वजह से ये परेशानी रहेगी और कुछ इस प्रकार से सिड्रोब्लास्ट जो है फॉर्म होंगे। काफ़ी डिटेल में बताया है, आई होप समझ आ गया और आ भी जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा अगली क्या अप्रोच रहेगी, हमारी अगली अप्रोच रहेगी लैब फाइंडिंग्स को देखने की। जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी ना इस चैप्टर की, अगर मेरी कोई वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है तो उसको पता होगा कि भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हम पढ़ेंगे कि आयरन ओवरलोड स्टेज है, ठीक है। मतलब इसमें एनीमिया हो रहा है पर आयरन कम नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, फिर से वही कंसेप्ट कहोगे मैम कितनी बार पढ़ाओगे, आयरन कम नहीं हो रहा इसमें ये चीज़ कम हो रही है, ये उतना ही है, ये हमारे चिल पिल है। तो अगर आयरन कम नहीं है, आयरन ज़्यादा है ना, तो हमारे टेस्ट में आयरन ज़्यादा होगा, फिर भी हमें हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो ही हीमोग्लोबिन कम होगा, तो ही एनीमिया होगा, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। ओके, सो द वेरी फर्स्ट फाइंडिंग इज स्टोरेज आयरन, फेरेटिन, वहीं से शुरू करते हैं। फेरेटिन क्या होगा, कम होगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, फेरेटिन ज़्यादा होगा। क्यों भाई? हमें आयरन की कमी ही नहीं थी, ये देखो कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से हमारा आयरन जो है फेरेटिन से बाइंडेड है, जो यहाँ से आयरन बार बार उठा के वो यहाँ लेके आ रहे, तो क्या यहाँ पे कमी होएगी? बिल्कुल नहीं होएगी भाई, यहाँ पे तो प्रॉपर आयरन है, तो फेरेटिन ज़्यादा आएगा। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी फेरेटिन ज़्यादा होगा ना तो TIBC कम होगा, TIBC कम रहेगा, बस ये याद रख लो। दूसरी चीज़, सीरम आयरन कम होगा? नहीं होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई आयरन तो नॉर्मल था ना, प्रोटोपॉर्फिरिन कम था, इसी की वजह से जो परसेंट सेचुरेशन थी वो क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक हमारे पास आयरन ओवरलोडेड स्टेट है, तो परेशानी क्या होगी, प्रोटोपॉर्फिरिन कम होगा, ठीक है। सो बस इसमें और कुछ खास नहीं है। दिस वॉज ऑल वी शुड नो अबाउट सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया एंड इट वॉज सो सिंपल यार, आई थिंक ये समझ आ जाना चाहिए। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जब मैंने ये चीज़ें बोली ना, मैंने बस जो
किताबों में लिखा होता है वो मैंने बोल दी, पर शायद समझ ना आया हो, पर मैंने ये चीज़ पहले समझा दी है कि भाई आयरन की तो डेफिशिएंसी ही नहीं है। फिर से बता देती हूँ, नहीं अगर समझ आ गया तो स्किप कर दो, नहीं आया तो देख लो। ये पी स्टैंड्स फॉर प्रोटोपोरफेरिन। सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, प्रोटोपोरफेरिन नहीं बन पा रहा किसी भी रीज़न से, बाय बर्थ चाहे एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा तो हीम क्या होगा, कम, ये क्या होगा, कम, ये कम होगा तो क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। तो आयरन पे क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ भी नहीं भाई, आयरन जैसा था वैसे का तैसा है। तो हमारे ब्लड में आयरन नॉर्मल रहेगा, परसेंट सेचुरेशन नॉर्मल रहेगी, फेरेटिन स्टोर्ड आयरन नॉर्मल रहेगा। पर जब भी फेरेटिन ज़्यादा रहेगा ना तो टीएबीसी कम हो जाता है, बस ये आपको याद रखना है, ये एज अ कंसेप्ट याद रख लो या यार रट्टा मार लो, जैसे मर्जी याद रखो। फेरेटिन ज़्यादा है, मैंने इसका कंसेप्ट भी समझा लिया, अगर फेरेटिन ज़्यादा है तो भाई उसकी बाहर अंदर स्टोर्ड आयरन प्रॉपर प्रेजेंट है, तो बाहर तो आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ना। अब अंदर पूरा आयरन है तो उसको क्या ज़रूरत है आयरन से बाइंड करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो नॉर्मली कम रह जाता है। तो या तो तुम इसे ऐसा रट्टा कर मार लो कि भाई जब भी फेरेटिन ज़्यादा होगा तो टीआईबीसी कम होगा, या ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, पैसा बरसा केस, ठीक है। या तुम कंसेप्चुअली याद रख लो कि भाई अंदर अगर फेरेटिन प्रॉपरली प्रेजेंट है तो बाहर से उसकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ट्रांसफर की कम हो जाएगी ना, तो उसको क्या ज़रूरत है बाइंड करने की, या फिर वैसा वर्सा। और अगर प्रोटोपोरफेरिन की रिंग डिफेक्टिव है, ठीक, सॉरी प्रोटोपोरफेरिन सिंथेसिस डिफेक्टिव है, तो आयरन पे तो कोई फ़र्क नहीं है ना, तो ये चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, तो मतलब ये ज़्यादा रहेंगी, तो इट्स अ स्टेज ऑफ आयरन ओवरलोडनेस, आयरन ओवरलोडेड स्टेट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, कहाँ गया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हैं, रिवाइज कर लेते हैं चलो, कि क्रॉनिक डिजीज़ में हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में सबसे कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया ये रहता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्या रहती है, हेप्साइडिन प्रोड्यूस होता है विच इज़ अ एक्यूट रिएक्टेंट, एक्यूट फेज रिएक्टेंट, एंड ये क्या करता है, ये ईपीओ कम करता है और ट्रांसफ़र कम करता है, अवेलेबल आयरन कम हो जाता है जिसकी वजह से परेशानी रहती है। ट्रीटमेंट यही रहेगा, या तो एक्सोजीनस एरिथ्रोपोएटिन दो जो कि कैंसर पेशेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इट्स बेनिफिशियल, या तो तुम जो भी बीमारी की वजह से ये हुआ है वो उसको ठीक कर दो। सिट्रोब्लास्टिक में प्रोटोपोरफेरिन ख़राब रहेगा, या तो कंजेनिटल या एक्वायर्ड, ठीक है। ये याद रख लेना कि अल्कोहल क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पॉइजन है, लेड पॉइजनिंग, ALAD और फेरोचिलाटेस इसको इफेक्ट करेगा। विटामिन B6 डेफिशिएंसी से क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं शुरू होएगी, तो वो आइसो नायाजेड जो है, जो कि हमारे पास टीबी के पेशेंट्स को दी जाती दवाई, वो काफ़ी प्रोमिनेंटली यहाँ पे उसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। ये सारी रिएक्शन है, मैंने बहुत बार बता दी, ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग एंजाइम ये है, और ये हमारा कोफैक्टर है, ठीक है। प्रोटोपोरफेरिन नहीं होगा तो ये क्या हो गया, तो ये जो है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, रिंग बना लेगा ऐसे, ठीक है। आयरन ओवरलोडेड स्टेट है, आयरन बहुत ज़्यादा रहता है कि आयरन की तो कमी नहीं है, प्रोटोपोरफेरिन की कमी रहती है, बस दैट्स इट। सो इन नेक्स्ट वीडियो we will study about thalassemia. Thank you for watching.